तो हम लोग एक कल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के जो चैप्टर हम लोग कवर कर रहे थे, तो उस चैप्टर कवर करने में कुछ चीज़ें हम लोग छोड़ दिए थे। कल एक छोटा सा हम वीडियो बनाए थे 17-18 मिनट का। अचानक थोड़ा सा दिक्कत आ गया, इसलिए वो वीडियो पॉज हो गया था, तो हम उस वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाए। उस वीडियो को हम आगे बढ़ा रहे हैं आज। तो आपको याद होगा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ क्या रहे थे, ड्रॉबैक पढ़ रहे थे। किसका? मेंडलीव का। ठीक है, कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का क्या क्या ड्रॉबैक था, कौन कौन से ड्रॉबैक के चलते उनकी रूल जो थी वो फ्लॉप कर गई। ठीक। तो अगर हम गौर से समझें तो उसमें हमने कहा था सबसे पहला रूल जो था वो हाइड्रोजन को उचित जगह नहीं दिए थे, कोई फिक्स प्लेस नहीं दिए थे कि हाइड्रोजन को कहाँ रखना है। और कौन से, मतलब कि हाइड्रोजन जो था वो फर्स्ट ग्रुप का भी मेंबर था, और 17th ग्रुप का, मतलब कि हाइड्रोजन एलिमेंट्स देने की भी टेंडेंसी रखता है और एलिमेंट्स लेने की, सॉरी, इलेक्ट्रॉन देने की भी टेंडेंसी रखता है और इलेक्ट्रॉन लेने की भी टेंडेंसी रखता है। तो दोनों प्रॉपर्टी होने के कारण हाइड्रोजन का एक उचित प्लेस जो मेंडलीव साहब ने नहीं दी। ठीक। दूसरा जो क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी जो है, वो जितने भी मेटेलिक एलिमेंट थे, मेटेलिक एलिमेंट्स जो थे, धात्विक तत्व थे, उनको सही जगह पर, मतलब सही स्थान नहीं दिया गया था। अब आपको बताएं कैसे एलिमेंट्स की उचित स्थान नहीं देना। जैसे मान लो, जब आप देखोगे पीरियोडिक टेबल जब पढ़ोगे ना, तो पीरियोडिक टेबल जब आगे पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि फर्स्ट जो कहा जाता है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी, जब पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे ना बेटा, तो ऐसे कुछ पीरियोडिक टेबल मिलेगा। ठीक है। तो कहा जाता है कि यहां पे जो रखा जाता है वह सारे मेटल को रखे जाते हैं, मतलब ये धातुओं को रखा जाता है। इसके बाद इधर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, तो यहां पे अगर मेटल है तो धीरे धीरे मेटेलिक प्रॉपर्टी घटती है, घटती 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 आती है, क्या कहते हैं, मेटल वाइड की तरफ। फिर उसके बाद आता है नॉन मेटल, मतलब यहां रहता है धातु, फिर उससे हो जाता है क्या कची, उपधातु। ठीक है। और फिर उसके बाद आता है अधातु। मतलब कि आगे की तरफ बढ़ोगे तो अधातु धात्विक प्रॉपर्टी जो होती है वो घटती है, उप अधात्विक प्रॉपर्टी बढ़ती है। तो हम लोग उसको लिखेंगे आगे रूल में कि लेफ्ट टू राइट जाने के बाद धात्विक प्रॉपर्टी जो होती है वह घटती है और अधात्विक प्रॉपर्टी जो होती है वो बढ़ती है। हम जब प्रॉपर्टी सीखेंगे तब पढ़ते हैं। ठीक है। तो यहां पे कहा गया कि इधर मेंडलीव ने क्या कहा कि इधर की तरफ जितने भी लोग होंगे वो सारे के सारे धातु होंगे, और इधर जो होंगे वो उपधातु होंगे या अधातु उपधातु होंगे, और इधर जो होंगे वह अधातु होंगे। मेंडलीव के अनुसार यह कहा गया था। लेकिन अगर आप गौर से देखोगे बेटा, तो यहां पे जो होता है वह एक जगह पर, यहां पर सिल्वर पाया जाता है, एक जगह गोल्ड पाया जाता है। अब जरा बताओ, ये सिल्वर और गोल्ड का जो घर होता है ना, इधर की तरफ होता है, मरकरी होता है, इधर की तरफ स्कैंडियम होता है, फेरस होता है, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं इधर की तरफ पाए जाते हैं। अब जरा बताइए, आप कहते हो कि मेटल जो है इधर की तरफ होते हैं, धातु जो होते हैं इस तरफ होते हैं, लेकिन कुछ जो मार्केट में धातु, लोहा सबसे अच्छा धातु है, उसकी जगह यहां पे होती है 26 नंबर पे। मतलब तत्वों को सही तरीके से वो व्यवस्थित नहीं कर पाए, धातुओं को अलग अधातुओं का, ये पुराने रूल में था। तो इसमें क्या है कि जो मेटेलिक एलिमेंट है, तो अगला है धातुओं के निश्चित, माने धात्विक तत्वों को निश्चित स्थान नहीं देना। लिख लो, धातुओं धात्विक तत्वों को निश्चित स्थान नहीं देना। ठीक है। या आप लिख सकते हैं कि क्या कहते हैं, प्लेस ऑफ मेटेलिक एलिमेंट्स, मेन क्या नाम है, हाँ, प्लेस ऑफ मेटेलिक हेडिंग डालो, धातुओं का उचित स्थान, ब्रैकेट आप हिंदी में भी लिख सकते हो, धातुओं का उचित स्थान। ठीक है। या धात्विक तत्वों का उचित स्थान अंग्रेजी में लिख सकते हो कि एग्जैक्ट प्लेस ऑफ मेटेलिक एलिमेंट। देखो, मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में धातुओं का कोई उचित स्थान नहीं दिए थे, धातुओं का कोई उचित स्थान नहीं दिए थे। कुछ ऐसे भी तत्व थे जो उपधातुओं की श्रेणी में रखा गया था, उपधातुओं की श्रेणी में रखा गया था, परंतु वास्तव में
परंतु वास्तव में वो धातु होते हैं। नीचे देखो, तुम लिखो कि according to Mendeleev periodic table, the position of metal is not very good defined. Some metals are present in non-metallic area, non-metallic or metalloid area, metalloid area. metalloid एरिया हो गया। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात आती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, इतना तो हमको समझ में आ गया, आगे क्या करना है। डस्टर कहां गया ये? अब नेक्स्ट आया, नेक्स्ट लिखो एटॉमिक मास डिफेक्ट। एटॉमिक मास डिफेक्ट। अब देखो, उन्होंने कहा कि तत्वों के परमाणु भार जैसे जैसे बढ़ते हैं, तत्वों के परमाणु भार जैसे जैसे बढ़ते हैं, परमाणु जो होते हैं, तत्वों के परमाणु भार जो होते हैं जैसे जैसे बढ़ते, तत्वों की स्थान आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, लेकिन जरा बताओ, अगर आप पोटेशियम कैल्शियम को अगर देखते हो, ठीक है, अगर आप पोटेशियम और कैल्शियम को ले लो, पोटेशियम का एटॉमिक वेट जो होता है वह 39.91 होता है और कैल्शियम जो होता है वह 39.09 होता है। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको 40 पढ़ लेते हैं। एक मिनट रुको, इसका एग्जैक्ट मास हम देखते हैं कि तो यहां पे देखें तो यहां पे थोड़ा सा गलती हो गया था। अब देखो, उन्होंने क्या किया कि अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल आपको दें कि आर्गन को देखें अगर और पोटेशियम को देखें, तो इसका वेट जो होता है वो 39.9 होता है और इसका होता है 39.1। ये बताओ, अगर ऐसा कहानी होता तो इसके अनुसार इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है और इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, तो इसको जो था बाद में नहीं आके बल्कि पहले आना चाहिए, यानी इसको पहले आना चाहिए और इसको बाद में आना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये जो था वो पहले आता है और ये जो है बाद में आता है। ये भी एक एक्सेप्शन, नहीं समझ में आया? आर्गन जो है देखोगे यहां पाया जाता है लास्ट में, और पोटेशियम जो होता है यहां पे होता है। तो इस ब्रैकेट में आर्गन और इसके नीचे वाले में पोटेशियम होता है। ठीक, तो मॉलिक्यूलर वेट जो था वो उससे बड़ा प्रॉब्लम आने लगा और मॉलिक्यूलर वेट को लेकर समस्या उत्पन्न हो गई। इसलिए उन्होंने कहा कि अधिकतम परमाणु भार वाले जो तत्व होते हैं उनको बाद में रखा जाता है और कम परमाणु भार वाले तत्वों को पहले रखा जाता है, पर कुछ तत्वों में यह रूल पालन नहीं होता है। ठीक है, तो लिख लो, परमाणु भार वाले तत्व, या ऐसे लिखो, मेंडलीव के अनुसार अधिक परमाणु भार वाले तत्व कम परमाणु भार वाले तत्वों के बाद आते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी तत्व हैं
जिनके परमाणु भार कम होते हैं, परमाणु भार कम होते हैं, वो भी अधिक परमाणु भार वाले तत्व से, अधिक परमाणु भार वाले तत्व से बाद में आते हैं, अधिक परमाणु भार वाले तत्व के बाद में आते हैं, अधिक परमाणु भार वाले तत्व के बाद में आते हैं। ठीक है, तो लिखो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, according to Mendeleev, the arrangement of elements is depend upon the increasing the atomic mass of the elements. Atomic mass of the elements. But in some cases, the maximum atomic number elements is backward in compared to minimum atomic number element. Minimum atomic number element. ठीक है, ये कहानी उधर लो। नेक्स्ट आता है आइसोटोप्स एलिमेंट्स की कहानी। नेक्स्ट लिखो मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में, नेक्स्ट ड्रॉबैक में लिखो मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में समस्थानिक तत्वों का उचित स्थान नहीं दिए थे। In Mendeleev periodic table, the place of isotopes is not defined. जैसे में अगर देखोगे क्लोरीन को देखोगे, अगर क्लोरीन का एटॉमिक मास 35 और 35.5 होता है, 2 वेट पढ़ा जाता है क्लोरीन का। ठीक है, एक तो होता है 35 और दूसरा होता है 35.5। ठीक है, तो हम कहते हैं कि अगर क्लोरीन का एक फिक्स वेट है तो आप जितना भी एलिमेंट होगा आप उसको अलग अलग, या एक ऐसे पढ़ते हैं 35, एक को हम लोग पढ़ते हैं क्लोरीन का एक आइसोटोप 35 और दूसरा जो होता है वो 37 होता है। ठीक है, 35 और एक होता है 37। तो अब ये बताओ, आप कहते हो कि एटॉमिक मास बढ़ता है, इतना ही नहीं बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन 1 2 1 3, इसके 3 आइसोटोप होते हैं, तो हाइड्रोजन का 3 जगह होना चाहिए। क्लोरीन जो है वह 1735 और 1737 होता है। तो आप कहते हो कि एटॉमिक मास बढ़ता है तो पीरियोडिक टेबल में उसका स्थान बढ़ता है। एटॉमिक मास बढ़ता है तो पीरियोडिक टेबल में उसका स्थान बढ़ता है। ये बताइए, यहाँ पर एटॉमिक मास तो बढ़ रहा है ना, तो अब तो आपके जमाने में तो क्लोरीन का डिस्कवरी तो हो चुका था ना। तो ये बताइए, क्लोरीन का डिस्कवरी हो चुका था तो आप क्लोरीन का सिर्फ 35 और 37 2 एटॉमिक मास है, तो इसका 2 जगह घर दो। आप एक जगह घर क्यों देते हो? ये एटॉमिक मास बढ़ेगा तो कम क्या कहते हैं, पोजीशन बढ़ेगा ना। यहाँ हाइड्रोजन 1 2 3 हाइड्रोजन है, आप 3 जगह मास दो। कार्बन को ले लो, कार्बन C6 12 C6 14, नाइट्रोजन क्या होता है C17 और C15। तो ये जितने भी एलिमेंट्स, जितना आइसोटोप किसे कहते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास अलग अलग होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोटोप कहते हैं। तो कहा कि इन सारे एलिमेंट्स को मेंडलीव ने कभी नहीं सोचा, क्योंकि भाई एटॉमिक मास बढ़ेगा तो दो जगह दो ना, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये एक अलग ड्रॉबैक मिलके आ गया। ठीक है,
आप नेक्स्ट लिख लो लास्ट ड्रॉबैक। 3-4 ड्रॉबैक एग्जाम में लिख दोगे तो तुम लोग को नंबर मिल जाएगा। एक, हाइड्रोजन का उचित जगह नहीं देना, मेटालिक एलिमेंट्स का उचित जगह नहीं मिलना, क्या कहते हैं, उसके बाद से था आइसोटोप्स का उचित जगह ना देना, एटॉमिक मास वाला प्रॉब्लम आ गया। और लास्ट में लिखो कि मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों के बारे में कोई चर्चा नहीं किए थे। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों के बारे में कोई चर्चा नहीं किए थे या कोई उचित जगह नहीं छोड़े थे। लिख लो, in Mendeleev periodic table the proper place is not defined for नोबेल गैस या इनर्ट गैस, तो उनके लिए कोई प्रॉपर जगह नहीं दिया गया था। तो ये सारे जो चीजें थे वो थे मेंडलीफ के आवर्त सारणी की क्या चीज, ड्रॉबैक। अब इसके बाद जो कहानी आई, ठीक है, क्योंकि इतने सारे ड्रॉबैक जब सुने मोजले साहब क्या कहते हैं ये मेंडलीफ, तो उनको बड़ी धक्का लगा। अब धक्का लगा और बेचारे जो थे वह अब दुनिया से जाने की तैयारी में लग गए। ठीक है, जहां आप गौर से देखोगे, जहां जहां बातें आई है परमाणु भार को लेकर ज्यादातर आया है। हाइड्रोजन का जगह नहीं देना, मेटालिक प्रॉपर्टीज को छोड़ दो, तो आइसोटोप भी परमाणु भार है। ठीक है, पहला जगह क्या था, हाइड्रोजन का जगह ना देना। ठीक, कहा कि वह इलेक्ट्रॉन देता भी, इलेक्ट्रॉन लेता भी है। दूसरा क्या था, मेटल की प्रॉपर्टी को ध्यान में न रखना। तीसरा प्रॉपर्टी क्या था, क्या कहते हैं, एटॉमिक मास को लेकर, एटॉमिक वेट जो आर्गन और किसका था, पोटेशियम का था या कैल्शियम का भी ले लेते हैं कभी कभी। तीसरा क्या था, आइसोटोप्स था। आइसोटोप्स मतलब क्लोरीन 17 35 और क्लोरीन 17 37। और लास्ट में क्या था, इनर्ट गैस था। ये जनरली 1 2 3 4 5 ड्रॉबैक उनको मिला। अब बेचारे परेशान हो गए। अब लास्ट में बेचारे एकदम ऐसा हो गया कि अब ये सुसाइड करने के एकदम अब पस्त हो गए। मेंडलीफ साहब कोमा में चले गए। अब मेंडलीफ साहब बेचारे कोमा में चले गए। कोमा में जाने के बाद इनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। हॉस्पिटल में एडमिट किया, ठीक है। वहां पर एक डॉक्टर थे जिनका नाम था हेनरी मोजले। बड़े अच्छे साइंटिस्ट डॉक्टर थे हेनरी मोजले। ये घटना है 1913 ईस्वी का, 1930। मोजले साहब, भाई कोई भी डॉक्टर है, हम भी एक पेशे का डॉक्टर है, भले आपके सामने टीचिंग करा रहे हैं, पर हम भी एक एमबीबीएस डॉक्टर है, ठीक है। तो हर डॉक्टर के पास जब पेशेंट आता है तो पहले पेशेंट से सारी बातें जानी जाती है, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब से है, ये सब चीजें एक डॉक्टर जो होता है पेशेंट से अच्छे तरीके से पूछता है। जब मेंडलीफ ने जब एडमिट हुए डॉक्टर मोजले के पास, इनके हॉस्पिटल में जब गए, तो वहां पे मेंडलीफ साहब से सब कुछ पूछा गया। ध्यान रखना, बड़ा इंटरेस्टेड स्टोरी है। यहां पे पूछा गया, मेंडलीफ साहब सब कुछ बताए, देखिए हमारे साथ ये हुआ, सब कुछ सुन लिया। कि देखिए हमारे पास लोग आए, उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन का आप जगह नहीं दी है, उन्होंने कहा मेटालिक एलिमेंट्स का आप सही से जगह नहीं दी है, फिर कहा एटॉमिक नंबर मास को लेकर, यहाँ पे एटॉमिक मास ज़्यादा है, आइसोटोप में भी मास की लेकर लड़ाई हुई, इसमें इनर्ट गैस की बात हुई। सब कुछ सुन लिया मोजले साहब ने, और उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए, आप एडमिट रहिए, कल हम आपको अच्छे तरीके से इसकी इलाज बताएंगे। मोजले घर पे गए, घर पे जाकर बैठ के आराम से सोच रहे थे, यार इसका क्या तरीका निकाले, कौन सा ऐसा टेक्निक निकाले ताकि आसानी से इस बात को इनको समझ में आ जाए। भाई ड्रॉबैक तो दूर करना होगा ना, जब तक ड्रॉबैक दूर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। ड्रॉबैक दूर तो करना ही था। तो ड्रॉबैक दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि यार इसमें एक टर्म जो है बार बार परेशान कर रहा है, वह है एटॉमिक मास, मतलब द्रव्यमान संख्या।
क्या टर्म था? द्रव्यमान संख्या। ठीक है, ये द्रव्यमान संख्या वाला लड़ाई था। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम इस द्रव्यमान संख्या को, जो एटॉमिक मास है, इसको हम एटॉमिक नंबर के साथ कंपेयर कर दें। उन्हें जो मेंडलीव साहब ने कहा था कि तत्वों के, किसी भी तत्व के गुणधर्म उसके परमाणु द्रव्यमान के या द्रव्यमान संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के गुणधर्म जो होते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ पीरियोडिक, क्या कहते हैं, एटॉमिक मास। ठीक है, ने कहा कि तत्वों के परमाणु भार जो होते हैं या किसी भी तत्व के गुणधर्म जो होते हैं, मेंडलीव का नया पुराना नियम क्या था कि तत्वों के गुणधर्म जो होते हैं, तत्वों के परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तो जब परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, तो क्यों ना हम एक ऐसा टेक्निक अपनाएं कि जहां पे जो परमाणु भार है, वो परमाणु भार जो वो परमाणु क्रमांक में आ जाए। किसमें आ जाए? परमाणु क्रमांक में आ जाए। तो जब परमाणु क्रमांक आएगा, तो उन्होंने सीधा कहा कि तत्वों के परमाणु, तत्वों के गुणधर्म, तत्वों के गुणधर्म तो क्या होता है? परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होता है। नोट कर लो, ये है मॉडर्न, हेडिंग डाल लो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव। मेंडलीव के आधुनिक आवर्त सारणी, मेंडलीव के आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव। ठीक है, अब देखो बेटा, इसे मेंडलीव का भी कहा जाता है और इसे मोजले का भी कहा जाता है। और आपको बताएं, ये मोजले कोई डॉक्टर नहीं था, अब मेंडलीव बीमार नहीं पड़े थे। अब ये नहीं कि तुम लोग समझ लेना कि मोजले बीमार पड़े थे, मोजले डॉक्टर थे और मेंडलीव बीमार पड़े थे, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, बस तो आपको समझने के लिए हम ऐसा बताएं, ये नहीं कि तुम लोग चिंता में पड़ जाना। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, लिख लो, हेडिंग मेंडलीव के आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, तो उसमें लिखो तत्वों के गुणधर्म, तत्वों के गुणधर्म, तत्वों के गुणधर्म उसकी परमाणु संख्या का, परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है, आवर्त फलन होता है। लिखो द property of elements, the property of elements is periodicity of atomic number, periodicity of atomic number। उसमें क्या था कि द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज पीरियोडिसिटी ऑफ एटॉमिक मास, जो पुराना रूल था। नया रूल क्या आया कि द पीरियोडिक क्या कहते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज पीरियोडिसिटी ऑफ एटॉमिक नंबर। पहला क्या था? एटॉमिक वेट। पुराना था कि द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज पीरियोडिसिटी ऑफ एटॉमिक मास, पहला रूल था। पुराना वाला मॉडिफाइड करके क्या आया कि द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज पीरियोडिसिटी ऑफ एटॉमिक नंबर। वहां मास को लिखा गया था, यहां पे नंबर को लिखा जाता है। पहला क्या था कि तत्वों के गुणधर्म आवर्त, तत्वों के गुणधर्म, तत्वों के क्या होता है, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। और यहां पर है कि तत्वों के गुणधर्म, तत्वों के परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, दोनों एक ही बात होता है। परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होता है या इसी को परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होता है। ठीक है, तो मोजले साहब जब अगले दिन अपने हॉस्पिटल में आए तो मेंडलीव से कहे कि देखिए हम ये रूल निकाले। मेंडलीव पूछे कि बताइए इससे क्या बेनिफिट मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि जो ये हाइड्रोजन का एग्जैक्ट प्लेक्स की बात हो रही थी, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। तो उन्होंने कहा कि इसका एटॉमिक नंबर, हमारा नाम क्या है, एटॉमिक नंबर पर है। तो जब इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसको सिर्फ और सिर्फ एक जगह मिलेगा, इसको दूसरे घर में नहीं जाना है, इसको सिर्फ और सिर्फ एक जगह मिलेगा। मेंडलीव साहब का तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगा। अरे वाह, पहला ही सेटिस्फेक्शन। ये कहा मेटल नॉन मेटल। तो उन्होंने कहा कि कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो हर प्रॉपर्टी को शो करते हैं। जरूरी नहीं है कि 100 क्वेश्चन अगर पेपर में आता तो हम 100 का जवाब देंगे ही देंगे। कुछ एलिमेंट्स का जवाब हम लोग नहीं देते।
तो इन्होंने कहा कि चलिए एक अपवाद में रख लेते हैं, ये कहीं जगह अपना चेंज करता रहता है, प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन देने की, यही बाद में चलकर प्रॉपर्टी में आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है वो मेटल होता है, जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होता है वो नॉन मेटल होता है। तो उन्होंने कहा कि इसकी प्रॉपर्टी के आधार पर हम डिसाइड कर देंगे। मंडली साहब की तबीयत और ठीक हो गई, अरे वाह, हमारा दूसरा ड्रॉबैक भी सही हो गया। तीसरा कहा गया कि इसका एटॉमिक वेट जो होता है 39.9 होता है और इसका 39.1 होता है। मोजले कहा कि बताइए इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, कहा इसका 18 होता है और इसका 19 होता है। तो पूछा कि ये बताइए 18 पहले आता है कि 19 पहले आता है, कहा 18। तो कह रहा है इसको पहले जगह दो, इसको बाद में जगह दो। पहले लड़ाई किया था कि 29.39.9 ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसको बाद में आना चाहिए और इसको पहले आना चाहिए। ये परमाणु भार वाले पे था, ठीक है। नीचे जब इन्होंने मोजले ने खोज कर दिया तो मोजले ने क्या कहा कि नहीं, इसका एटॉमिक वेट नंबर कितना है 18 और इसका एटॉमिक नंबर कितना है 19। कहा 18 पहले आता है 19 बाद में आता है। ये भी प्रॉब्लम सॉल्व। कहा मास की चिंता नहीं, अब परमाणु क्रमांक की बात करो, मास के बारे में कुछ नहीं। गलती हो गई मेंडलीव से, उन्होंने गलती से परमाणु भार कर दिया, पर सच्चाई परमाणु क्रमांक है। तो परमाणु क्रमांक की जैसे बताई 18 और 19, मैटर सॉल्व। अब इसके बाद आइसोटोप की बात है। क्लोरीन दौड़ के आया, क्लोरीन दौड़ के आया। भाई यहां पे क्या था, आर्गन और पोटेशियम दोनों लड़ाई कर रहे थे। आर्गन कहा कि हमारा वेट ज्यादा है, हम बाद में जाएंगे। पोटेशियम कहा हमारा वेट कम, हम पहले रहेंगे। मजले ने क्या कहा कि तुम्हारा परमाणु क्रमांक कम है, तुम्हारा परमाणु क्रमांक ज्यादा है, चल तू पहले रहेगा, ये बात आ जाएगा, लड़ाई खत्म। क्लोरीन दौड़ के आया, भैया हमारा दो जगह है, दो जगह दो। इसके साथ साथ कार्बन भी था C12 C14, इसी का भाई नाइट्रोजनवा भी था। यार सब बहुत दुष्ट होते हैं, नाइट्रोजनवा भी आ गया। भैया हमें दो घर जगह। ये तीनों को बुलाया, कान पकड़ा, कहा ससुर का नाती बहुत तेज हो गए हो तुम। मैं थोड़ा सा हिम्मत क्या मिला, बेचारा बुजुर्ग इंसान को तुम हॉस्पिटल भेज दिए, तेरी इतनी हिम्मत हो गई। इन तीनों को लाइन से खड़ा कराया, पूछा ही बताओ तेरी परमाणु क्रमांक कितनी है बताओ। क्लोरीन कहा 17, हाइड्रोजन कहा 7, कार्बन कहा 6। वह समस्या, वह समस्या। तो क्लोरीन को एक तमाचा खींच कर मारे मुझे इसको, ये बताओ नालायक तेरी परमाणु क्रमांक सेम है ना, 17, 6, 7 रहा एक घर में, क्यों जाओ दूसरे घर में। तो तुम लोग की परमाणु क्रमांक एक जैसा है, तुमने से कौन कहा था 5 को बन कराओ। अब एक बाप के 4 बेटे हो, तुमसे कहा था कि 4 बन के आओ, अकेले आए होते। एक जमीन तुमको मिलता है, एक घर मिलता। अब 4 को कहोगे 4 को घर चाहिए, काहे के लिए 4 को घर देंगे भैया, एक घर में रहो। क्लोरीन की क्या, क्लोरीन कहा कि हमारा दो बच्चे हैं, क्यों 2 बच्चे पैदा किए, एक ही रख लिया होता। अगर तुम्हारा आइसोटोप है तो दोनों का परमाणु क्रमांक सेम है, नहीं बाप का नाम तो सेम ही रहेगा ना। जब बाबूजी का नाम सेम रहेगा, बेटा 20 हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है, राशन तो एक ही लोग के लिए मिलेगा ना। राशन कार्ड अगर तुम्हारे पास है और अगर तुम्हारे पिताजी का नाम पर राशन कार्ड है और वहां जाते हो, अगर तुमको 10 भाई हम लोग हैं, 20 के जी अनाज चाहिए तो मन मारेगा कि नहीं, एक थप्पड़ भाग यहाँ से। एक लोग का राशन कार्ड है, 20 को पैदा हुए तो कौन कहा था 20 आदमी जन्म देने के लिए। बस यही बात है यहाँ पे, मोजले साहब ने मारे एक थप्पड़ खींच के, भागा नालायक। कि परमाणु क्रमांक अलग अलग है, गलती तुम्हारी है हमारी नहीं है, परमाणु क्रमांक सेम है तो हम तुमको एक घर में देंगे। ये भी मैटर क्या हो गया, सॉल्व हो गया। लास्ट में बात आया इनर्ट गैस का। मोजले ने कहा कोई बात नहीं, एक नया घर दे देते हैं। मोजले ने लास्ट में एक नया घर ही बना दिया और उसमें क्या किया, सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर। तो इनकी भी समस्या खत्म, इनकी भी समस्या खत्म, इनकी समस्या खत्म, इनकी समस्या और इनकी समस्या। जब 5 समस्याएं खत्म हो गए, मेंडलीव साहब खुश हो गए और उनकी जो आत्मा थी तो तृप्त हो गई। बल्ले बल्ले। मेंडलीव साहब ने कहा कि काम करते हैं, हम ये टेबल को दोबारा बना देते हैं। तो मुझे कहा ठीक है बना दीजिए। तो बोले कि मेंडलीव ने कहा कि हम आपके नाम से बनाना चाहते हैं। मुझे कहा नहीं,
हम डॉक्टर हैं, आप पेशेंट हैं। पेशेंट कितनों बीमार पड़ जाए, डॉक्टर ठीक कर देता है, तो कभी पेशेंट जो है वो डॉक्टर की तारीफ नहीं करता है, अपनी तारीफ करता है, हम ठीक हो गए। आपके घर वाले ही बोलेंगे, अगर मान लीजिए आपके घर में कोई बीमार है, वो ठीक हो जाएगा, तो आप उसको बोलते हैं कि वो ठीक हो गया। कभी आप ये नहीं बोलते कि उस डॉक्टर ने उसको ठीक कर दिया, आप ये कभी नहीं बोलते। ये ह्यूमन नेचर है बेटा, ठीक है। हम लोग दिन दिन भर में 200 300 400 पेशेंट अपने लाइफ में 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार पेशेंट 10-10 हज़ार पेशेंट लोग देख खत्म कर ठीक करते हैं हम लोग। कोई ये नहीं बोलने आता है कि उस डॉक्टर ने ठीक किया, बोले कहते हैं वो फलानवा ठीक हो गया, ये ठकनवा ठीक हो गया, ढकनवा ठीक हो गया, पर ये कोई नहीं कहता है कि वो डॉक्टरवा ने ठीक किया। दुनिया बड़ी स्वार्थी है। तो मौलवी साहब ने भी मना कर दिया कि नहीं, हमारा नाम मत डालिए, आप अपना डालिए और डालिए कि हम सुधार किए, मैंने हमारा तबीयत सुधर गया, मतलब हम अपना सुधार किए। और बनाया उन्होंने क्या, मेंडलीव का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव के आधुनिक आवर्त सारणी। क्या बना, मेंडलीव के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है। और आधुनिक आवर्त सारणी क्या था, कैसे था, क्या क्या उसमें परिवर्तन हुआ, कैसे उसका नाम लिखते हैं, क्या चीजें नई मिली, क्या चीजें पुरानी मिली, जानना है ना, जानोगे ना। फिर मिलो कल की क्लास में, फिर वहां बताते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।